कल उनकी थी दिवाली। पुनः निवेदन है हमारे यहाँ उपस्थित तमाम आदरणीय श्रोताओं से कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें। और एक विशेष निवेदन मैं करना चाहूँगा कि कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट पे ला लें, स्विच ऑफ कर दें, ताकि बीच में कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न हो। तो मित्रों, जैसा कि मैं बता रहा था, बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जहाँ पे समाज की ऐसी ऐसी विभूतियों को देखने, सुनने और उनके सानिध्य में रहने का मौका मिलता है, जो अपने आप में एक इतिहास हुआ करते हैं, एक पुस्तक हुआ करते हैं, एक अध्याय हुआ करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में सत्कार मूर्ति तो जो हैं, लेकिन जो हमारे अध्यक्ष और अतिथिगण हैं उनके बारे में कुछ बताऊं। इससे बेहतर मुझको ये लगता है कि उनके बारे में आप एक छोटी सी वीडियो फिल्म ही देख लें संक्षिप्त में, तो हमारे बीच ये बड़े हर्ष का विषय है और नागपुर शहर के लिए भी हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच ज्येष्ठ समाज सेवक और अनाथों के नाथ जिनको कहा जाता है, श्रीमान शंकर बाबा पापड़कर जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं। तमाम लोगों से निवेदन है, व्यक्तित्व और कृतित्व इन पर प्रकाश डालती हुई एक लघु फिल्म आप देखेंगे, उनका पूरा परिचय दिख जाएगा उसमें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता। माननीय पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर। आभाळाची माया, माणुसकीची छाया, झटविली काया अनाथा लागी। नामहीना नाव अनिकेता ठाव, सोसोनिया घाव उभारले घर। निसर्गाने न्यून ठेविले म्हणून, आश्रम स्थापून केलीसे पूर्तता। विष वंचनेचे डंख वेदनेचे, पचविले साचे जणू हा शंकर। ईश्वराचे ध्यान मानव समान, पद्मश्री सन्मान जाहलासे धन्य। समाजाने टाकून दिलेल्या असंख्य दिव्यांग, बेवारस, निराधार जीवांना आधार आणि हक्काचा निवारा इतकंच नाही, तर बाप म्हणून स्वतःचं नाव देऊन बाप माणूस ठरलेला आधुनिक युगातील योगियांचा कर्मयोगी म्हणजे शंकर बाबा पापळकर। अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा भागात असलेला
त्यांचा वत्सर आश्रम आज या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी एक रोल मॉडेल ठरतो आहे. अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा भागात गोपाल शिक्षण संस्थाद्वारा संचलित स्वर्गीय अंबादास संपत मतिमंद मुकबधीर बेवारस बालगृह वत्सर हा आश्रम आज या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी वत्सर रोल मॉडेल ठरतो आहे. 2 प्रतिकात्मक उदाहरणं सांगायची तर पहिलं दृष्टीबाधित असलेल्या गांधारीचं. पंढरपूरच्या वाळवंटात निराधार अवस्थेत सापडलेल्या गांधारीनं शंकरबाबांच्या मदतीनं संगीत विशारद पूर्ण करून आपल्या बुलंद स्वरांनी लता मंगेशकर पुरस्कारापर्यंत झेप घेतली आणि आज ती उपजिल्हा रुग्णालयात म्युझिक थेरपिस्ट म्हणून कार्य करून सन्मानानं जगते आहे. दुसरी आहे माला नावाची मुलगी जी दृष्टीबाधित आहे पण शंकरबाबांच्या छत्रछायेखाली पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण करून तिनं MPSC स्पर्धेत घवघवीत यश संपादन केलं. अशी असंख्य उदाहरणं सांगता येतील. गाडगेबाबांच्या समाज सुधारणेचा आदर्श मानणाऱ्या शंकरबाबा पापळकर यांना त्यांच्या या उत्तुंग योगदानासाठी नुकतंच पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. शंकरबाबा पापळकर यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन आणि त्यांना या कार्यात समाजाकडून भरभरून मदत मिळत राहो ही मनःपूर्वक शुभेच्छा. ये था एक संक्षिप्त सा परिचय हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पापड़कर साहब का, पद्मश्री पापड़कर साहब का, जो सचमुच में एक बहुत गौरव का विषय है अपने आप में. और आज जिनके हस्ते इस काव्य संग्रह का लोकार्पण होने जा रहा है, डॉक्टर प्रकाश आमटे और श्रीमती डॉक्टर मंदाकिनी आमटे, इनका भी एक संक्षिप्त परिचय. प्रकृति की सबसे अनुपम कृति है मनुष्य और मनुष्य का अलंकार है मानवता, दया, प्रेम व सेवा. इन सभी मानवीय गुणों का इस धरती पर एक साकार रूप देखने को मिलता है हेमलकसा में. पिता बाबा आमटे की प्रेरणा से डॉक्टर प्रकाश आमटे के द्वारा सन 1973 में लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की गई. प्रकृति प्रेम का एक उत्कृष्ट पर्याय बन चुके डॉक्टर आमटे जब खतरनाक जंगली जानवरों से रूबरू होते हैं तो अनायास ही देखने वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, किंतु अगला ही क्षण आश्चर्यजनक रूप से आनंद की अनुभूति देता है जब खतरनाक और आदमखोर कहे जाने वाले जानवर मित्रवत डॉक्टर आमटे के इर्द गिर्द अटखेलियां करते नजर आते हैं. अनाथ एवं भटके हुए जंगली जानवरों के पालन पोषण के लिए प्राणी अनाथालय की स्थापना की गई. यहाँ रहने वाले प्राणियों की घर के सदस्यों की तरह देखभाल की जाती है.
पूर्व सूचना देकर आने वाले आगंतुकों के ठहरने एवं भोजन की समुचित निःशुल्क व्यवस्था प्रकल्प के द्वारा की जाती है। मैं सचिन मुक्तार, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट में पीआरओ का काम देखता हूँ। प्रोजेक्ट में स्कूल, अस्पताल है, साथ में एनिमल ऑर्फनेज है। अगर किसी को देखना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। आने के पहले फोन करके आए, यानी एक दिन की रुकने की व्यवस्था हम कर पाते हैं। अपनी सच्ची मानव सेवा व प्रकृति प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर चुके आमटे दंपत्ति व उनका पूरा परिवार अपनी श्रेष्ठ मानवता के लिए सैकड़ों बार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। और फिर जानवरों का जो है मेरा रिश्ता, ये मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देके गया। जिसको लोग बहुत ज़्यादा क्रूर कहते हैं, जैसे में तेंदुआ है, भालू है, सांप है, विषैले सांप होते हैं, मगरमच्छ है, लेकिन सभी के साथ में जो रिश्ता है हमारे फैमिली का, कि वो फैमिली मेम्बर बन गए, अपने बच्चे जैसे यहाँ पाले गए। यदि हरदम बोलता हूँ, यदि मैं अस्पताल और स्कूल का काम नहीं रहता तो ये जंगल में मेरे साथ में पूरे जानवर इकट्ठा खुले में घूम सकते थे। अगर वो आपस में यदि उनको आपने खाना दिया तो वो खाने के लिए झगड़ा नहीं करते, उसमें दुश्मनी भूल जाते। मानव का मानव के प्रति तथा प्रकृति जन्य समस्त चराचर से प्रेम बोलने में जितना सरल है, आत्मसात करने में उतना ही असाध्य। शायद ये हमारा सौभाग्य ही है कि आमटे दंपत्ति के रूप में हमें इसका साक्षात्कार मिला। हम उनकी सच्ची सेवा भावना को सलाम करते हैं। हमारे आदरणीय अतिथियों के इस शानदार गरिमामय संक्षिप्त परिचय के पश्चात एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे इन अतिथियों के स्वागत का। तो मैं डॉक्टर अतुल पाटने जी और डॉक्टर अंशु सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर बाबा पापड़कर जी का सत्कार करें, स्वागत करें। हमारे बीच मंच पर डॉक्टर श्रीमती मंदाकिनी प्रकाश आमटे जी उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर अतुल पाटने जी और डॉक्टर अंशु सिन्हा से निवेदन करता हूं कि उनका वे पुष्पगुच्छ द्वारा सत्कार करें। कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर प्रकाश आमटे जी का सत्कार करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर अतुल पाटने जी और डॉक्टर अंशु सिन्हा जी से। साथ में इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने मुझे बहुत मदद की और जिनका खुद हिंदी साहित्य में अच्छा स्थान है, ऐसे मेरे मित्र डॉक्टर सागर खादीवाला जी का स्वागत डॉक्टर दीपक चांद जो पब्लिशर है वो करेंगे। इसी में उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और अब आज का मुख्य कार्यक्रम, कल उनकी थी दिवाली,
डॉक्टर अतुल पाटने द्वारा रचित इस शानदार मन भावन काव्य संग्रह के लोकार्पण का, तो मैं निवेदन करूंगा कि लोकार्पण की प्रक्रिया के लिए पुस्तक की प्रतियां मंच पे लाई जाएं। लाइए वो लाइए ना, पूरा ट्रे ला लीजिए, ले सामने ले। पुस्तक के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, एक संक्षिप्त परिचय दृश्य श्राव्य के माध्यम से देखिए। कल उनकी थी दिवाली, एक दृश्य श्राव्य के माध्यम से पुस्तक का संक्षिप्त परिचय। कल उनकी थी दिवाली। कल उनकी थी दिवाली, कल उनकी थी दिवाली, आज हमारी होगी। कल बटी मिठाई में से कुछ टुकड़े बचा लाया हूँ, घर होटल से बचा हुआ कुछ खाना मांग लाया हूँ। आज हमारी भी दावत होगी, कल उनकी थी दिवाली, आज हमारी होगी। बुझ चुके दियों का बचा तेल रात को इकट्ठा कराया हूँ। कल जिनसे उनके दिए जले थे, आज हमारे चूल्हे जलेंगे। कल उनकी थी दिवाली, आज हमारी होगी। ना फूटे पटाखों को हम सवेरे सवेरे चुनाए हैं और अध जली फुलझड़ियों को हम कचरे से ढूंढ लाए हैं। आज हमारी आतिशबाजी होगी, कल उनकी थी दिवाली, आज हमारी होगी। उड़ा चुके रॉकेट से छुटी बोतलों को बेच आए हैं। जल चुकी फुलझड़ियों के तार भी चुन बेच आए हैं। आज हमारी लक्ष्मी की पूजा होगी, कल उन्होंने मनाई थी दिवाली, आज हमारी होगी। दिवाली पर बच्चे उनके मिट्टी के छोटे किले बनाते, हम मिट्टी के घरों में अपने छोटी सी है दिवाली मनाते। वे बनाकर किले मिट्टी के झुटमुट के लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ हर रोज जीवन में हम बिना किले के ही लड़ते हैं। जितनी भी हो मुश्किलें मगर हंसकर ही आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के झोपड़ी में भी गहने सपनों के गढ़ते हैं। कल उनकी थी दिवाली, आज हमारी होगी। उनकी दिवाली उनको मुबारक, हम अपनी भी तो मनाएंगे। इस उम्मीद के साथ यारों दिए पटाखे भी जलाएंगे कि एक दिन हमारी भी दिवाली उनके जैसे होगी। फूटेंगे जो पटाखे तब दिया सुलाई हमारी होगी। बटेगी जिनसे मिठाइयाँ वे हाथ भी अपने होंगे। रंगोली में जो रंग भरेंगे वो हमारे जीवन के होंगे। जलेगा आकाश दिया जिस पर वह छत हमारे घर की होगी। और दावत के खाने को भी झुटन की नहीं आँच होगी। एक दिन जलेंगे खुशियों के दिए मेरे भी इस आंगन में। एक दिन जलेंगे खुशियों के दिए मेरे भी इस आंगन में। इसी उम्मीद के दिए से हम आज दिवाली मना लेते हैं। कल उनकी थी दिवाली, आज हमारी मना लेते हैं। रात कल अमावस की थी, रात पूर्णिमा की हमारी होगी। रात कल अमावस की थी, रात पूर्णिमा की हमारी होगी।
दिवाली कल जैसे उनकी थी, कल हमारी भी वैसे होगी। कल और कल में बस आज ही बचा है, कल और कल में बस आज ही बचा है। कल उनकी थी दिवाली, आज हम मना लेते हैं। दिवाली की खुशियों को अपने हिसाब से मना लेते हैं। कल उनकी थी दिवाली, आज हमारी होगी। कल उनकी थी दिवाली, आज हमारी होगी। एक बहुत ही शानदार संक्षिप्त परिचय कल उनकी थी दिवाली इस काव्य संग्रह का। अभी आपने देखा होगा जब हम लोकार्पण करने के लिए उस गट्ठे को खोलने का प्रयास कर रहे थे, पाटने साहब हार गए, पापड़कर साहब हार गए, आमटे जी से कुछ नहीं हुआ, अंशु सिन्हा से भी कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में एक साहित्यकार ने अपना पेन निकाला। होता क्या है, एक आदत पड़ जाती है, जो सरकारी डिपार्टमेंट से वाकिफ़ होंगे। अब देखिए, दो आईएएस बैठे हैं, दो पद्मश्री बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, सबको मालूम है कोई ना कोई बड़ा गंभीर मामला होगा। किताबें उनको दी गई कि इसको सील करके ले आओ। उसने सचमुच ऐसी सील की जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल पेपर को सील करते हैं। मैं दाद देता हूँ जिसने भी सील किया, आपने अच्छा काम किया, क्योंकि लोगों का एक आकर्षण बढ़ गया कि देखो तो किताब के अंदर क्या है। एक उसमें से जो बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा लगा। और जब कोई साहित्यकार, अच्छा एक बात बताऊं, ये पहला इसका लोकार्पण नहीं है, दूसरे संस्करण का लोकार्पण है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पुस्तक का द्वितीय संस्करण का लोकार्पण होना। तो बहुत तालियां आपने बजाई, लेकिन द्वितीय संस्करण के लिए तो ताली बजना चाहिए। और उस व्यक्तित्व के लिए क्या बड़ा मुश्किल है ना, मैं तो समझ ही नहीं पाता। ये बहुत पुराने, 30 साल पुराने परिचित हैं मुझसे। मैं तो पहले सोच रहा था कि अंशु सिन्हा जी बहुत अच्छी कवित्री, पहला मेरा परिचय इनका एक कवि सम्मेलन में हुआ था। इनकी काव्य संग्रह, इनकी कविता मालूम नहीं कहाँ गई, लेकिन पाटने जी कवि बन के आए, बहुत अच्छा लगा मुझको। और एक आईएएस अधिकारी, तमाम ऐसे पदों पर रहने वाला जिसको सांस लेने से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन वो कविता लिखे और इतनी मार्मिक कविता लिखे। तो बहुत कम जगह पे ऐसा मिश्रण मिलता है जहाँ एक बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर और एक उतना ही कोमल कवि, अपने आप में कमाल की बात है। और मैं चाहूँगा कि पाटने जी आप अपने इस रचना प्रक्रिया के बारे में दो। अच्छा, इनको जो मैंने देखा है, सचमुच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको मैंने कभी किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा। एक दृढ़ निश्चयी, एक बहुत बहादुर और डंके की चोट पे काम करने वाला व्यक्तित्व, और उतना ही सशक्त कवि। 4 पंक्तियाँ अतुल पाटने के लिए दे रहा हूँ कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आपके सामने अतुल पाटने जी। आजच्या या कल उनकी ती दिवाळी काव्यसंग्रहाच्या द्वितीय आवृत्तीच्या विमोचनासाठी उपलब्ध आपल्या संपूर्ण अडचणीच्यावर मात करून एवढ्या भामरागड हेमलकसापासून येथे आलेले आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटेजी, डॉक्टर मंदाकिनी आमटेजी, त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून एका दुसऱ्या टोकावरून परतवाड्याच्या वज्जर आश्रमापासून येथे आलेले पद्मश्री डॉक्टर शंकरबाबा पापडकरजी, त्याचप्रमाणे मी मुंबईमध्ये एका तिसऱ्या टोकावर असताना येथील कार्यक्रम, माझी इच्छा होती की पहिली आवृत्तीचं विमोचन जे मुंबईमध्ये झालं, तरी पण आपले मित्र, आपले सवंगडी, आपले बॅचमेट्स, आपले नातेवाईक यांच्यासमोर कुठेतरी विमोचन होण्याची इच्छा आपल्याकडे असते। त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या संयोजनामध्ये माझे जे काही अधिकारी कर्मचारी वर्ग आणि त्याचप्रमाणे डॉक्टर सागर खादीवाला यांनी हे कार्यक्रमाचे आयोजन केले।
त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आपणा सगळ्या विभूतींचे मनापासून आभार मानतो. आणि या कार्यक्रमाच्या बाबतीमध्ये एक मराठी व्यक्ती हिंदी कविता लिहितो आणि त्याचं पहिलं पुस्तक हे हिंदीमध्ये असतं, ही एक आणखी थोडीशी आश्चर्याची गोष्ट होती. परंतु पहिल्या आवृत्तीमध्ये जे कार्यक्रमामध्ये महात्मे डॉक्टर लानेसोबत होते, तसे डॉक्टर दामोदर खडसे होते. आताही त्यांना हिंदीचा सर्वोत्कृष्ट साहित्याचा पुरस्कार मध्य प्रदेशचा मिळाला आणि ते सुद्धा मराठी भाषिक आहेत. त्या मराठीमधून हिंदीमध्ये आपल्या साहित्यामध्ये पदार्पण करताना बरेच लोक समोर आहेत, त्यात काही मोठी गोष्ट नहीं. लेकिन शायद एक बात ये होगी कि शायद हिंदी के माध्यम से मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा. और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कल उनकी थी दिवाली एक कविता संग्रह नहीं है, एक विचार था. जैसे कि आपने कविता में देखा और कई सालों के लगभग मुझे 25 साल IAS में भी हो रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से भी आप कई जिंदगियां जो है बदल सकते हैं. आपके छोटे छोटे कार्यों से कई लोगों के जीवन में जो है आप आमूलाग्र क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं. चाहे वो इनोवेशन से हो, चाहे आपकी नियमित रूप से सर्विस अच्छी करने से भी हो. और इसके परे एक और चीज़ है कि अगर हमारे पास काफ़ी कुछ देने के लिए हो सकता है तो उसका थोड़ा सा अंश किसी को देकर हम उसके भी जीवन में जो है दिवाली ला सकते हैं. और यही विचार लेकर जो है हम ये चाहते थे कि इसका जो भी इनकम आएगा वो तो सामाजिक सेवा के लिए समर्पित रहेगा ही, लेकिन इस किताब को खरीद कर ही सामाजिक सेवा की ज़रूरत नहीं है. आप ये विचार भी अगर ग्रहण कर ले और आप अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी अगर कुछ करके पा सकते हैं तो वो समाधान आपको इससे मिल सकता है. और वो विचार जो है इस कविता के माध्यम से है. अपनी कविताओं के प्रसिद्धि के लिए कोई साहित्यिक, कोई कवि, कोई लेखक जितनी पराकाष्ठा कर सकता है, उससे परे ये सब चीज़ें ये है कि ये विचार अगर आगे तक बढ़ सके तो कितनी अच्छी बात है. और इसमें एक YouTube चैनल भी हमने किया कि जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनके कार्यों को भी उसमें रखा जाएगा ताकि अधिकांश लोगों तक पहुँच पाए. और अंत में ये भी बात थी कि दिवाली या कोई चीज़ किसी हिंदू धर्म से जो है संबंधित नहीं थी. मैंने अपनी प्रस्तावना में भी यह लिखा हुआ है कि दिवाली एक प्रतीक है, त्योहारों का एक प्रतीक है जिसमें सबसे अच्छे त्योहारों में दिवाली मानी जाती है. और किसी के जीवन में चाहे उसको जॉब मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं उसके जीवन में दिवाली आ गई है. तो उसी बात के प्रयास के लिए कुछ कर पाएँ तो ये दिवाली होगी. इसका हिंदू धर्म से संबंध नहीं है. जितनी ये गरीब हिंदू के लिए दिवाली की बात है, उतनी एक गरीब मुस्लिम के लिए ईद की बात है, उतनी ही किसी गरीब क्रिश्चियन के लिए क्रिसमस की बात है. इस सारे माध्यम से उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने की बात थी. मुझे खुशी है कि इस किताब के बिक्री से कुछ तो सहयोग हम कर पाएँ. और मुझे इस बात की भी खुशी है कि ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन सेल्स के लिए जो द्वितीय आवृत्ति का विमोचन किया था, इसमें वो विभूतियाँ पधारी हैं कि मैं खुद उससे गौरवान्वित होता हूँ. मैं जब जिलाधिकारी गढ़चिरौली में कार्यरत था तब आमटे जी के साथ ज़्यादा परिचय हुआ, उनके आश्रम के बारे में. जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था तो वज्र आश्रम के बारे में, सामाजिक न्याय में काम करते वक्त. तो आज के ज़माने में जहाँ पर आश्रम बदनाम हो रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसे आश्रम जिन्हें हम मंदिर के रूप में पूजे जा सकते हैं, वैसे चलाने वाली विभूति आज मंच पर है. इसलिए मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ. अंत में आज के इस कार्यक्रम के औपचारिक रूप से जो विमोचन होगा वो उनके शब्दों में हो जाएगा. लेकिन साथ में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बाहर भी हमने कुछ एक व्यवस्था की है स्टैंडे की, जिन लोगों को सामाजिक योगदान में आने वाली दिवाली के कुछ योगदान करना है आर्थिक रूप से, तो उसकी व्यवस्था भी दोनों आश्रम के लिए कैसे करनी है बाहर लिखी हुई है, किताब का भी लिखा है. और उसमें आप योगदान करें और इस विचार को जितने ज़्यादा लोगों तक ले जा सके आप ज़रूर लेके जाइए, ये रिक्वेस्ट है. और जिनको रुचि होगी, एक कल उनकी थी दिवाली की कविता के बाद ये औपचारिक विमोचन के बाद कुछ कविताएं जो चुनिंदा मैं कहूँगा. मेरी विनती है कि उन कविताओं को ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा रुक के उसको सुन कर जाइएगा. शायद उसी से शायद किसी और के जीवन में दिवाली आ सकती है. धन्यवाद. बहुत संक्षिप्त
सारगर्भित और मन को छूने वाला व्यक्तित्व डॉक्टर अतुल पाटने जी का मित्रों। और पाटने जी की लोकप्रियता का एक सबूत मैं देख रहा हूँ। कहाँ बम्बई में रहते थे, मैं भी डर रहा था कि हॉल में कैसे कितने लोग आएंगे, लेकिन पूरा हॉल भरे हुए देख के मन गदगद और कहीं ना कहीं श्रद्धा से मन झुक जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नागपुर से गए हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी शुभचिंतकों की, मित्रों की, चाहने वालों की इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे मौजूद है। आज के हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर मंदाकिनी प्रकाश आमटे जी, एक ऐसी सेवाभावी महिला जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अपने सेवा कार्यों से एक इनकलाब लाया है और आगे चल के बहुत सारी गुंजाइशें हैं कि ये इनकलाब कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। 4 पंक्तियां डॉक्टर साहिबा के लिए, मंदाकिनी जी के लिए, कि सिर पर कफन बांधकर निकली है देखिए, कांटों का घेरा तोड़कर कलियां गुलाब की। सिर पर कफन बांधकर निकली है देखिए, कांटों का घेरा तोड़कर कलियां गुलाब की, और सींचे है खेत खून से, बोए हैं आदमी, आएंगी फसल देखना कल इनकलाब की। आपके सामने डॉक्टर मंदाकिनी आमटे जी संबोधित कर रही हैं। मंचावरील सर्व मान्यवर आणि समोर उपस्थित असलेले पाटणे सरांचे सर्व सहृदय, या सगळ्यांचं मी या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते। एक छोटासा कार्यक्रम या ठिकाणी आज होतो आहे। हे द्वितीय संस्करण जे आहे ते पुस्तक लोकांना इतकं आवडलेलं आहे, भावलेलं आहे की त्यामुळे हे द्वितीय संस्करण लवकरच बाजारात आलं आणि लोकांनी ते उचलून धरलं। या द्वितीय संस्करणाच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी येणं झालं आणि अतुल पाटणे सरांच्या या नवीन पैलूबद्दल माहिती झाली, कारण आम्हाला काही माहीत नव्हतं। IAS ऑफिसर एवढंच माहीत होतं त्यांच्याबद्दलचं, आणि आज हा दुसरा पैलू आम्हाला कळला आहे। त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन। IAS ऑफिसरला काव्यामध्ये एवढा इंटरेस्ट असेल असं काही वाटलं नाही, कारण त्यांचं काम सगळं असं परखड असतं आणि त्यामध्ये हा एक कोमल स्वभावाचा पैलू त्यांच्यामध्ये आहे, याची आज जाणीव झाली। अजून पुस्तक आमच्यापर्यंत पोचलं नसल्यामुळे मी काही वाचलेलं नाही, पण त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप आशीर्वाद। असाच त्यांची प्रगती सतत होत राहो, साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये पण त्यांना चांगला मान मिळो असं मी शुभेच्छा देते आणि थांबते। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे जी जैसा महान व्यक्तित्व उपस्थित है। समाज सेवा में जिन्होंने कितनी बुलंदियां पार की है उसका हिसाब नहीं। पूरे विश्व में जिनको उनके कार्यों के लिए जाना जाता है, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन आम तौर पे खामोश रहा करते हैं। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं डॉक्टर प्रकाश आमटे जी के लिए। ये 4 पंक्तियों में 3 शब्द आने वाले हैं। एक है दरवेश, दरवेश यानी फ़कीर। दूसरा है शिजरा यानी वंश तालिका, और ताज यानी राजमुकुट। यूं तो खामोश खड़े रहते हैं, यूं तो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। यूं तो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। डॉक्टर प्रकाश आमटे जी। धन्यवाद। या सन्माननीय मंच आणि उपस्थित रसिकजनो, अगदी अनपेक्षित ते आम्ही दोघंही इथे आलो। जसं मंदाकिनींनी सांगितलं की एक IAS ऑफिसर जो प्रशासनामध्ये वेगळ्या प्रकारे काम करतो, त्यांचं वृक्ष असतं ते काम, त्याच्यामध्ये संवेदना जागृत आहेत। एक कविता त्यांनी जी वाचून दाखवली, गरिबी काय असते त्याचा अनुभव कदाचित त्यांनी घेतला, त्यांच्या वडिलांनी घेतला असेल। आणि आम्ही त्या आदिवासींमध्ये गेलो, तिथे त्या गरिबीच्याही पलीकडे होते, ज्यांना दिवाळी हा शब्दच माहीत नव्हता। संस्कृतीमध्ये दसरा नाही, दिवाळी नाही। तेव्हा गेले 50 वर्ष अनुभव घेतल्यानंतर आपण लोकांमध्ये सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचा या कविता संग्रहाद्वारे प्रयत्न केला, आणि हे बघता बघता एक आवृत्ती संपली पण आहे।
आणि ते तुम्ही जसं म्हटलं की आभाळ फाटलेलं आहे, मी एकटा काय करू शकीन, पण आपण एकाला मदत केली तर त्याचं जीवन सफल होऊ शकतो. ते समाधान आयुष्यामध्ये तुमच्यापासून कोणी हिरवून घेणार नाही. बाकी जगच पूर्ण दुरुस्त करायचा ठेका आपण घेतला नाही, पण आपल्या मनाचं समाधान जे पैशाने मिळत नाही ते या गोष्टींनी. आपल्या बाजूला आजचे अध्यक्ष शंकरबाबा बापळकर, त्यांचं काम खूपच मोठं आहे. मतिमंद मुलं, अनाथ मुलं, अंध मुलं, मुली मुख्य म्हणजे, आणि त्या माणसाची जी काही मातृत्व आहेत, म्हणजे शंकर बाबा हे मातृत्वाच्या हृदयाने त्यांची सेवा करतात आहे, त्याच्यामुळे त्याची तुलना होऊ शकत नाही. त्यांना काळजी आहे, सगळ्यांनाच काळजी आहे की ही समस्या जी आहे मतिमंद, या मुलींची समस्या आहे, याच्यासाठी समाजामध्ये जागृती झाली पाहिजे. प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी कोणीतरी जबाबदार माणसं आली पाहिजे. वय होऊन गेलं आहे, थकून गेले आहेत काम करता करता. पण हे दुःख आहे की आपल्याला एवढ्या मुलींचा आपण सांभाळ केला आपल्या मुलीप्रमाणे, त्यांचं भविष्य कसं राहील काय, त्याच्यामुळे एवढं काम करूनही ते समाधानी नाहीत. आहे असं लोकांनी काम बघावं, ते बघितल्यानंतर लोकांना प्रेरणा मिळते. आणि बाबांचं जे काम होतं त्याच्यातून अनेक तरुण भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी आपापल्या पद्धतीने कामं करतात आहे. पण ते सगळ्यात कठीण काम यांचं आहे की मतिमंद मुलींचं काम सांभाळायला जी जबाबदारी, जी संवेदना लागते, ते कार्यकर्ते मिळावे अशी मी अपेक्षा करतो शंकर बाबा. आणि याच थोडंसं याच्याबद्दल मी कल उनकी दिवाळी थी, मी जसं म्हटलं की काय ते हा शब्द तिकडे नव्हताच आमच्या आदिवासीमध्ये, पण जे काही आपण दृश्य बघितलं, तुम्ही वाचून दाखवलं, ते तर अनुभवलं आहेच आम्ही. काय कुठेतरी उष्ट खाऊन आपली दिवाळी साजरी करायची. आपल्या देशामध्ये ही जी विसंगती आहे ही विचार करण्यासारखी आहे. आपण एका बाजूला चंद्रावर चाललो आहे, जे सुपर पॉवर झाली आहेत, आणि अजूनही सांगतो आपण की 30% पॉप्युलेशन पॉवर्टी लेवलच्या खाली आहे. तर ही विसंगती दूर करणं आपल्या हातात आहे. आपण एकटं काय करणार असं म्हणण्यापेक्षा तुम्ही अपील पण केलं आहे की आपण एका जरी गरजू माणसाचा जर त्याला मदत केली योग्य वेळेला तर त्याचं आयुष्याचं भलं होऊन जाईल, आणि मग हे असं वाढत जाईल, ह्याचा प्रसार होत जाईल. तर मला हिंदीमध्ये माझ्या एका मित्रांनी मदत केली. कल उनकी दी दिवाली, कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है. समाज में जो अच्छे बुरे विचार फलते फूलते और फैलते और सिमट रहे होते, वही सब साहित्य में हमको दिखता है. मुझे लगता है कि साहित्य निर्मम भी होता है, इसकी सच्चाई को ठीक हमारे सामने ला खड़ा करता है, जिससे हम मुंह बचा कर निकलना चाहते हैं. साहित्य के जरिए हम समाज की सच्चाई से रूबरू होते हैं. मैं तो पिछले 50 सालों से दूर जंगल में सामाजिक कार्य कर रहा हूँ. साहित्य से मेरा बहुत सीमित रिश्ता है, नहीं के बराबर है. अपनी इस सीमित समझ के आधार पर कहना चाहता हूँ कि शब्दों की सुंदर रचना, अप्रतिम उपमाएं, मार्मिक कटाक्ष, दिल को गुदगुदने वाली भावनाएं, कल्पनाओं की अजब गजब उड़ान वगैरह सब अच्छे साहित्य में होते हैं. लेकिन उससे ज़रूरी एक बात है, साहित्य का रचनाकार के दायरे में पार निकल कर जाना. कोई व्यक्ति कहानी कहता है, कोई कविता लिखता है, कोई नाटक की रचना करता है, कोई चित्र बनाता है या शिल्प उकेरता है. उसी वक्त उसकी एक खास मनोस्थिति हो सकती है, कोई विशेष भावना हो सकती है, कोई असाधारण बात हो सकती है. तो उसे व्यक्त करनी हो, चित्रित करनी हो या दुनिया को बतानी हो, रचनाकार अपनी वह बात अपने रचना में उतारता है. लेकिन एक बार कहानी, वह कविता, वह नाटक, वह चित्र, वह शिल्प बन गया और समाज में पहुंच गया, तो फिर वह समाज की संपत्ति है. उसमें छिपे भाव, आशय, आकांक्षा पाठक या दर्शक अपने हिसाब से ग्रहण करता है, अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करता है. तब उस पर रचनाकार का नियंत्रण नहीं रह जाता. अगर रचना पर रचनाकार का नियंत्रण बना रहे तो वह सीमित ही रह जाएगी. कोई सुजान पाठक और कोई सचेत दर्शक जब रचना को अपने अनुभव, अपने आशय, अपनी आकांक्षा से जोड़ेगा, तभी वह रचनाकार से बंधी हुई हदों को पार समाज की असीमित अनंतता को और बढ़ाएंगे. यही उस रचना की सफलता और सिद्धि हो सकती है. डॉक्टर अतुल पाटनी की कविताओं के मैंने यूट्यूब पर सुना,
लेकिन उन्हें देखा अपने परिवेश की सच्चाई में और महसूस किया अपने आसपास के आदिवासी भाई बहनों के जीवन में घटित होते हुए। इस संग्रह का शीर्षक है कल उनकी दिवाली थी, कल उनकी थी दिवाली। मेरे लिए और मेरे परिवेश के लिए इस कविता का दूसरा लाइन ज़्यादा प्रासंगिक और प्रेरक है, आज हमारी होगी। यह पंक्ति उस सभी लोगों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक है जो विकास की दौड़ में शामिल नहीं हो सके और दूर से बसे जिन आदिवासी नागरिकों को तक राष्ट्र की समृद्धि का फल नहीं पहुंच सका। मुझे गर्व है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऊंचे पद पर कार्य करते हुए भी डॉक्टर अतुल पाटने उन वंचितों को जीवन संघर्ष को पहचानते हैं और उनसे मुखर करते हुए कहते हैं, यह हर रोज़ जीवन में हम बिना किले के लड़ते हैं, जितने भी मुश्किलें मगर हंसकर ही आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की झोपड़ी में भी गहने सपने गढ़ते हैं। मुख्य धारा से दूर छूटे वंचित जरूरतमंद लोगों को सपने में रंग भरने का एक प्रयास मदद का दिया है डॉक्टर अतुल पाटना ने। गरीबों में दर्द को सिर्फ शब्द नहीं दिया बल्कि वो मदद का दिया, जैसे अभियान के जरिए उनके तक मदद पहुंचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मदद की शुरुआत खुद से करते हैं। डॉक्टर अतुल पाटने ने अपनी किताब से होने वाली पूरी आय गरीबों की मदद के लिए समर्पित की है और यह संवेदनशीलता और साहस बहुत कम साहित्यकार दिखा पाते। आप सब लोगों को शायद जानते हैं कि मैं अपने एक बड़े परिवार के साथ हेमलकसा जैसे दुर्गम इलाका में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे बेटे, बहू, पोते, पोतियाँ, साथी कार्यकर्ते और बहुत सारे अनाथ और बीमार वन्य प्राणी भी है। वहाँ हम आदिवासियों के लिए अस्पताल और आवासीय स्कूल चलाते हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, अपनी बात कहने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के लोगों को यहाँ मंच पर बैठे हैं और सामने बात सुन रहे सभी लोगों को लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में आमंत्रित करता हूँ। आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आए, हमारे साथ कुछ वक्त बिताए और हमारे कार्यकर्ता से का हौसला बढ़ाए। एक बार फिर डॉक्टर पाटने का अभिनंदन करता हूँ। यह दोहरा अभिनंदन है, एक तो किताब की सफलता के लिए और दूसरा उसमें मदद के अभियान के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वक्तव्य डॉक्टर प्रकाश आमटे जी का। मित्रों, आज का ये दिन सचमुच में हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच पद्मश्री शंकर बाबा पापड़कर जी उपस्थित हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए, क्या पता भविष्य में ऐसी मूर्तियां आपको देखने को मिले या नहीं मिले। विनम्रता, त्याग और सेवा भाव की प्रतिमूर्ति। यदि किसी को देवता को देखने की इच्छा होना तो इधर उधर मत भटकिए, पापड़कर जी को एक बार देख लीजिए, बहुत सारे अंश मिल जाएंगे वहाँ पे उनको। और ऐसे व्यक्तित्व जिस काल में, जिस समाज में और जिस क्षेत्र में होते हैं, वो क्षेत्र धन्य भी हो जाता है और पुण्य भी हो जाता है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि पापड़कर जी जैसा व्यक्तित्व सदा हमारे बीच में रहे। और चार पंक्तियाँ, इमारत में पाया बड़ी चीज़ है और व्यापार में माया बड़ी चीज़ है। इमारत में पाया बड़ी चीज़ है, तिजारत में माया बड़ी चीज़ है और सदा सिर पे रहे ये खुदा से दुआ है। बुजुर्गों का साया बड़ी चीज़ है, बुजुर्गों का साया बड़ी चीज़ है। डॉक्टर पापड़कर जी। नवरी सुंदर असते, तुम्ही पाहिली आहे, सुंदर मुलगी असते, परंतु तरी ते ब्युटी पार्लरवर गेल्यानंतर तिच्यामध्ये चमक निर्माण होते, तिला सगळे पाहतात। तसे हे ब्युटी पार्लरचे बेतात बादशाह आहेत सागर। कोणालाही त्याच्यात टाकून काय त्यांचं मंचसंचालन आहे। माझ्या खूप दिवसाचं मन होतं का त्यांच्या, तुम्ही छोट्याशा उदाहरणामध्ये मी फार जरा दुःखी आहे ज्यांच्या, तर त्यांच्याबद्दल काय बोलायचं का। आणि खरं म्हणजे पहा कसं सुंदर सांभाळलं। मी तर तुम्हाला म्हणेल का तुमच्या कोण्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही खूप कार्यक्रम किए साहब तुमने मोर भवन में। मोर भवन ने हिंदुस्तान को कवि सम्मेलन का संचालन का उगम स्थान है ये। शैल चतुर्थीच्या जेव्हा मुंबईला कार्यक्रम झाला धर्मवीर भारती के उपस्थिति में, तो उन्हें वो बोले कि मेरे को सौभाग्य मिला है मोर भवन में सीताबोडी के
जहाँ मुझे चक्करलस के अंदर जो कार्यक्रम का उसका उद्घाटन का जो मेरा कार्यक्रम था कविता का, वो मोर भवन में हुआ। उस मोर भवन के कार्यक्रम में हमारे अतुल पाटने साहब ने भी जंग जरूरत करके अपना लोहा मनवा लिए। इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो कहने का मतलब है कि मैं भावना प्रधान हूँ, जिनके कदमों में बैठ के मैंने समाज सेवा सीखा हूँ। 75 में बाबा आमटे, उनके बहू आई है प्रकाश आमटे, ये आपने 100 मार्क दो इनको, ये 100 मार्क पर, लेकिन 1% मार्क उनके मिसेस को जो मंदा का निटाई को तालियां बजाओ। और ये तो अतुल पाटने जी के बारे में तो सोच ही नहीं सकता मैं कि ये आदमी क्या है, क्या है। उनके लिए तो ये बोलेगा कि पाटने साहब, हिंदुस्तान के IAS अधिकारियों को तुमने सम्मान दिला दिया है। कौन थे IAS, मैं सबका नहीं, आज ठाकरे साहब बैठे IAS अधिकारी, जिसको आगे बढ़ाए गए, सामने पेश करते हैं, ऐसे गड़ेकर साहब यहाँ बैठे हैं। और एक आर्टिकल से हिंदुस्तान में फेमस करने वाले अपराजित साहब महाराष्ट्र टाइम के संपादक भी आए हुए हैं, और भी बिगड़ संपादक है। और जिन्होंने मुझे ये धोबी को यहाँ खड़े रहने की ताकत दी है, ऐसे संघ के प्रचारक जो मागो वैद्य, उनके आशीर्वाद से और उनका आज लड़का यहाँ है, उसके मार्फत में खड़ा हूँ। बहुत कुछ बोलेगा मुझे, पाटने साहब ने बोले ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा बोलता हूँ साहब। क्यों? क्या रामगोपाल महेश्वरी जी ने बोले थे, मैं 100% बोलता हूँ कि अगले टाइम मुझे सागर जी बुलाएंगे कि बोलो कुछ। सागर जी, रामगोपाल महेश्वरी जी ने अमरावती में नवभारत शुरू करे थे, एक कवि को संपादक बनाए थे। 11 दिन के बाद वो नवभारत में 3 लाख रुपए खर्चा करके इंडस्ट्रीज खड़े करे थे। सुनने लायक बात है, कुछ मार्गदर्शन लेके जाओ। अतुल पाट साहब ने बहुत मेहनत करे है, बहुत मेहनत करे है। और वो मेहनत से भी ज़्यादा ये जो बाई कभी बात नहीं करती, मैंने देखा सचिवालय के अंदर, कलेक्टर के अंदर बहुत दफ़े देखा ये बाई के 20-25 लोग बाहर रहते, सब डरते, जाऊँ के नहीं जाऊँ, जाऊँ के नहीं जाऊँ, जाऊँ के नहीं जाऊँ। और आज वो बाई नम्रता से खड़ी है और कितनी सुंदर हंस रही है भाई। वो हंसते हंसते ही गुजर जाए, जिंदगी है वही, फूल से महके मुस्कुराए, जिंदगी है वही। अरे जब सब तरफ छा जाए अंधेरे का निजाम, अरे खुद ही रोशनी बन जाए, जिंदगी है वही। कल उनकी थी दिवाली, आज हमारे लोगों की दिवाली है। क्या लिखे अतुल पाटने साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैद्य मंत्री आए हैं यहाँ, बोहरा समाज के लोग आए हैं यहाँ, बहुत से मेरे, जिनका मैं अंधेरे में मेरे को दिखता नहीं नाम ले, क्योंकि वो इतने दूर दूर से मेरे लिए आए हैं। लेकिन मैं 2-4 मिनट बोल के बंद करता हूँ। ये कैसा है पाटने साहब, कृष्ण बिहारी नूर ने एक शेर बोला था, कुछ नहीं मिल पाता सजदा बिगर। आहा, बहुत पंडित नेहरू के टाइम उन्होंने पेश करे थे, हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के शायर आए थे। टाटा थिएटर के अंदर कार्यक्रम हुआ था, बहुत दिन हो गए, मैं उस टाइम 15-16 साल का था, मेरे आज 83 पूरे हो गए। तो कृष्ण बिहारी नूर ने वो शेर बोले थे, कुछ नहीं मिल पाता सजदा बिगर, वो कहाँ होता है कुछ पूजा बिगर। कुछ नहीं मिल पाता सजदा बिगर, वो कहाँ होता है कुछ पूजा बिगर। ये ताज्जुब है क्या मंजिल मिल गई, ये ताज्जुब है क्या मंजिल मिल गई, जिंदगी चलती रही रस्ता बिगर। कोणी तुम्हाला सांगितलं नाही का तुम्ही कवी बना, पण तुमको जिंदगी मिल गई। अगला शेर बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। कल उनकी थी दिवाली, काय थी दिवाली, किताब जरूर लेके पढ़ो साहब। तुम बहुत बड़े मंत्री भी होते थे, हिंदुस्तान के सब में बड़े IAS अधिकारी भी होते थे, तो भी इतने लोग नहीं आते थे। एक आखिरी 2 शब्द बहुत ऊंचे चीज आपके बोलूंगा। आचार्य विनोबा भावे, यहाँ अपने को क्रांति करना है, पटने साहब ठहरना नहीं। अगले टाइम कम से कम 50,000 60,000 तो नहीं, पर 10,000 लोगों में तुम्हारी कविता का पुस्तक का प्रकाशन करना, और ये आदमी को सागर को ही बुलाना, क्योंकि अपने को सागर में डूबना है क्या। तो
आपको जवाबदारी से बात कर रहा हूँ, क्या हजारों आचार्य विनोबा भावे ने 1975 में इंदिरा गांधी आई थी, हार गई थी इलेक्शन में, बैग लेके पवनार के अंदर आए, विनोबा जी बोले आप क्यों आए, कुछ बोले नहीं। 3 दिन के बाद वो शांति हो गए, खाना खाए, उनके साथ बैठे, चर्चा जो करे। जाते टाइम विनोबा जी इकड़े काय के लिए आए सच्चे बता, वो बोले मुझे सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए बोले। तो सत्ता चाहिए तो विनोबा जी ने बोले अच्छे अधिकारियों को साथ रख, आचार संहिता लग गई, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अच्छे अधिकारियों को साथ रख। इंदिरा जी ने 3 अधिकारी रखे थे, बेंजामिन, बरुआ और एक बहुत बड़े मराठी समाज के थे, उनका नाम आज लेना नहीं चाहता क्योंकि आचार संहिता है। 3 अधिकारियों को दिल्ली में ले गए और पूरे भारत के अंदर फिर से पंतप्रधान हुए। तो कहने का मतलब है वित्त मंत्री बोले कि अच्छे अधिकारी ही देश का भला कर सकते, इसका लिए हम नहीं कर सकते कि नहीं, उनका बोलने का मात्रा है। अतुल भाई तुम अधिकारी हो, IAS अधिकारी हो, तुम्हारे पीछे खमक्या करके हमारा मराठी शब्द है, अंजुताई खड़े हैं, ये कविता को एक ऐसा रूप दो क्या क्रांति। कहाँ है कविता, कहाँ है वो गजल, कहाँ है वो मुशायरे के अंदर की बातें, कहाँ है वो कवि सम्मेलन। उसमें एक अधिकारी गजल कविता लिखता है और उसका प्रकाशन मोर भवन में होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें से अपने को सीख लेना है और वो सीख लेने के लिए मैं आप लोगों से विनंती करूंगा कि इसके अंदर तुमने बहुत बड़ा काम करा है, बहुत बड़ा काम करे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। खामोश हो गए सब लोग और इसके लिए तुमको समझना चाहिए, तुमको एक में की इनकी कविता का तात्पर्य सुने, इसके बाद में आपने कवि उनकी कविता सुनना चाहिए, एक में भी नहीं उठना चाहिए, बड़ा दुख होगा मुझे। एक में को समझना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन पूना से बंबई जा रहा था, बहुत अच्छा उदाहरण है। नहीं तो तुम सुन रहे, देख रहे, फराल का भी तैयार हो रहा है, गुलदस्ते भी हो रहे हैं, एक में एक से काम है। वो मत्स्य व्यवसाय वाले तो कल से मेरे पीछे, वो कमिश्नर से लेके तो साले छोटे से सब मेरे पीछे पीछे रहे। एक तो कल आया वो मत्स्य व्यवसाय का अधिकारी, पापलेट खाते क्या वेल का बास का, अरे वर्ग साले तो आपत हो गए। मैं घबरा गया, एक तो टोकरी से लेके आ गया कल 6 बजे के बासुड़ी आली बाबा, ऐसा। तो अधिकारी विनोद के साथ में प्रेम बता रहे हैं, क्या कितना प्रेम होगा अतुल भाऊ के। रात को 9 बजे उठाया, बोले बासुड़ी आणली म्हणे। अरे बाबा मी काही त्याबद्दल बोलणार नाही, शिफारस करणार नाही म्हणे, आमचे अधिकारी चांगले आहेत म्हणे, कधी आम्हाला त्रास देत नाही, मला कोणतंही काम नाही म्हणे, पण आम्ही तुम्हाला खुश ठेवतो। अच्छी बात है साहब, डिपार्टमेंट के लोग जब ऐसा बोलते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन का जब बैठा ट्रेन में डेक्कन क्वीन में, तो पहला स्टेशन आया लोनावड़ा। उसके सामने एक मराठी आदमी बैठा था पुनेरी और एक बैठा था सरदार। पहला लोनावड़ा है, बाद में सहज वो सरदार जी उसको बोलता कि भाई ये कौनता स्टेशन है। तो मराठियों को सरदार की भाषा समझते नहीं और सरदार को मराठी नहीं, तो म्हणते मला काय माहीत। अब सरदार के ख्याल से होगा साला मरा काय माहीत। सेकंड नंबर आया कराड़ कल्याण, फिर ये बोलता कि भाई ये कौनता स्टेशन है भाई, फिर वो मराठी आदमी बोलता मला काय माहीत। तो सरदार बोले होगा साले मला काय माहीत, नवी दिल्ली, जुनी दिल्ली, छोटा बठिंडा, अंजनी, नागपुर होंगे बोले 2 स्टेशन। तीसरा स्टेशन ठाणे आया, फिर सरदार पूछता ये कौनता स्टेशन है भाई, फिर वो मराठी आदमी बोलता मले काय माहीत। वो सरदार एक थप्पड़ मारता उसको, तो म्हणते मारतो कशाला, साले पहले क्यों नहीं बोलता मारतो कशाला है। तो उसकी भाषा उसको समझते नहीं और उसकी भाषा उसको समझनी। तो ये भाषा समझने का खेल है। मतियार्थ समझो, बहुत बड़ा काम है। पटने बाबा ये बहुत बड़ा काम करे तुमने, कवि सम्मेलन के माध्यम से एक तुमसे है। तो महेश्वरी साहब का उदाहरण बोल के बंद करता हूँ। तो नवभारत उन्होंने शुरू करे, 6-7 लाख रुपए खर्चा करे, 11 दिन के अंदर कुलूप लगा के राम गोपाल जी मुंशी ने 3 ट्रक लाए, रात भर के अंदर गायब। सवेरे मैं देखने गया तो नवभारत ऑफिस का कार्यालय दिखा नहीं। नवभारत ने कवि सम्मेलन को, कविता को जो मार्ग दिया, मधुप पांडे मेरे गांव का है, हम दोनों मित्र थे। वो मधुप पांडे को हिंदुस्तान के अंदर फेमस करने वाला पहला आदमी था। तो नवभारत, तालियां बजाएंगे आप।
और उसके बाद ये बड़े बड़े लोग आते हैं, सब जा रहे हैं हिंदुस्तान, लेकिन जननी मोर भवन है। तो उस मोर भवन के अंदर राम गोपाल जी 11 दिन के अंदर बंद करके चले आए। मैं राम गोपाल जी को मिला, मैंने कहा क्यों बंद करे? चार्टर्ड अकाउंटेंट हेजा जी के आए थे वह। बोले इसलिए बंद करा पापलकर जी, रोज 1 लाख रुपए घाटा जा रहा है। बोले मेरे को क्या? बोले सुनना, गड़बड़ में बोध कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए रोज घाटा जा रहा है। बोले इसलिए अब घाटे 11 लाख के अंदर ही मेरा काम करके नवभारत बंद करके चले आ गया। ये व्यवहार की चीज़ है। बोले 11 लाख में मैंने मेरा ये होशियारी मैंने लिया, और आज मैं उस होशियारी के ओर से आज मैं होशियारी से चल रहा हूँ, व्यवहार से चल रहा हूँ। जहाँ पटा नहीं वहाँ दरवाजे बंद कर देता। जो मतिबंध लड़की मैं संभाल नहीं सकता, शासन के दरबार में बोलता कि भाई ये लड़की को मैं ले सकता नहीं। 1.5 लाख लड़कियाँ की एडमिशन है, 18 साल के बाद कहाँ जाती है? विचार करो, देखो कैसे खामोश होगी है। 18 साल के बाद की लड़कियां कहाँ जाती? दिव्यांग बेहवारस, गांधारी खड़े रहो, माला खड़ी रहो, कहाँ जाएंगे बच्चे? कहाँ जाते थे? 1-1 साल के आए, आज इनको कर दिए गांधारी। 18,000 रुपये पगार करके गवर्नमेंट नौकरी कर रही। माला तहसीलदार की परीक्षा दी अंधी लड़की ने, और आज सचिवालय के अंदर 13 दिसंबर को नौकरी में जाने वाली है। उनका आशीर्वाद देने के लिए मैं आपको लाया, और उसके अंदर आपने खूब मदद करे मेरे को। बैठो, उसके लिए लाया। आखिरी बोल के बंद करता हूँ। मैं सबसे विनंती करना चाहता हूँ, ये कवि बंद मत करो, कवि सम्मेलन लिखना बंद मत करो। साहित्य ही हिंदुस्तान की आत्मा है। ज्यादा बोल के बंद नहीं कर। साहित्य ही हिंदुस्तान की आत्मा है। साहित्य रहेगा तो इंसान बनेगा, साहित्य रहेगा तो व्यवहार समझेगा, साहित्य रहेगा तो एक मानुषकी को मानुषपन का चालना मिलेगी। इतना ही बोलता हूँ, और शेवटी आपको ये बोलता हूँ कि आपका कविता होना चाहिए, और उस कविता होने के लिए आपसे विनंती करके बंद करता हूँ। जरूर आपसे विनंती करूँगा मैं, क्या मैं कसो में यही आरज़ू है, ये मैं कसो में यही आरज़ू है। साकिया, इनको आज साकिया की पदवी देता हूँ मैं। अभी तालियां मत बजाओ, कविता हो बाद में तुम बोलेंगे कौन सा दारू की शिक्षा बहुत ऊंची है कविता में। कल उनकी चीज एक चीज है, ये प्रेम करने गए, बोले इनके पॉकेट में पैसे नहीं, बिगर पैसों की मिली गए अंजू भाई। तो कवि का मतियार्थ समझो, वो बहुत पढ़ने लायक है। एक पन्ना पढ़ेंगे तो ज्यादा समय लेता नहीं। क्या बोलता शायर? मैं कसो की यही आरज़ू है अपने लोगों की, साकिया आज ऐसी पिला दे, ये मैं कदों में है सब शराबी, आज उनको नमाजी बना दे, आज उनको नमाजी बना। नमस्कार। बहुत ही सार्थक, रोचक, दिलों में उतरने वाले और बांध के रखने वाले अपने इस वक्तव्य के साथ ये थे आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर बाबा पापड़कर जी। मित्रों, वक्तव्य सुन लिए लोगों के, आपने भावनाएं भी देखी, आशीर्वाद भी दिया। थोड़ी सी कविताएं पाटने जी की रह गई है, तो मैं चाहूँगा कि पाटने जी तो बाद में अपनी कुछ आने वाले उनका संग्रह है उसकी भी कविता है, लेकिन कुछ कविताओं का जो दृश्य श्राव्य के रूप में हम ले आए हैं उनका भी आप रसास्वादन करें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में पाटने जी आपसे कविता ज़रूर सुनेंगे। काला हूँ, निराला हूँ, उस स्लेट का भी रंग था काला, लिखा जिस पर था मैंने पहला अक्षर, और नज़र से बचाने माँ का विश्वास रखता आया काला काजल निरंतर। झिलमिलाती रात सितारों की, काले आसमां की भी वही बात, उसी रात में खिले पूर्णिमा और जगमगाए जुगनुओं की बारात। काली ही है वो मिट्टी जिस पर लहराती है फसलें सारी, और बदरा भी है काले कलुटे बरसाते हैं जो वर्षा प्यारी। उलझा आशिक जुल्फे थी काली, गिरफ्त था माशुक आंखें भी काली। लिखे फसाने स्याही थी काली, और ऊकरे शिल्प चट्टान भी काली।
सोखे सारी तपिश जिसमें, शीतल जल का मटका मैं, जलकर भी जो खुशबू बिखरे, उस उद्बत्ती का भी रंग मैं। काला हूँ निराला हूँ, मुझसे नहीं कोई रंग न्यारे, मेरे आगोश में ही खिलने से लगते सारे रंग है प्यारे। जानता हूँ मुझ पर कोई दंग नहीं, इंद्रधनुष का भी मैं कोई रंग नहीं, मगर काले आसमां के बगैर देखना, उस इंद्रधनुष का भी कोई मोल नहीं। काफ़ी अरसे बाद फिर कल यहाँ बारिश हुई। काफ़ी अरसे बाद फिर कल यहाँ बारिश हुई। जिसको उम्र भर तरस रहे थे, वही जमकर बरस रहे थे। दुआदार तर्कों से ही बरसने की बारिश थी, और सुखा पड़ी आँखों में कलासों की झड़ी थी। धूल थी या भूले थी, दोनों ही धुल गए। शायद भूले ही होगी जिसे भूल ना सके। काफ़ी मटमैली थी जो यादें कल बही थी, उसी की तपिश थी शायद जो जला रही थी दिल को, वरना ठंडी आहे तो हम हर रोज भरा करते थे। अब थोड़ी ठंडक है दिल को सुकून की, अब थोड़ी ठंडक है दिल को सुकून की। कल बरसे ओलों ने भी तोड़कर दिल के दरवाजे, कल बरसे ओलों ने भी तोड़कर दिल के दरवाजे, बहा दिए शिकवे गिले जो बंद थे काफ़ी अरसे से। शायद उन्हीं की दस्तकें थी, उठती थी दिल में टिस बनकर, और कल कड़की बिजली ने अब कुछ नहीं रखा जलने को। कल जो बारिश हुई, कल जो हुई थी वो नमकीन थी बारिश। कल जो हुई थी वो नमकीन थी बारिश, भले खटास थी यादों में, बही तो मिठास छोड़ गई। काफ़ी अरसे बाद फिर कल मुझ में ही बारिश हुई, जैसे अपने ही खिलाफ हमसे कोई साजिश हुई। पथराई आँखों में जमा सब टूटे ख्वाबों के टुकड़े, पथराई आँखों में जमा सब टूटे ख्वाबों के टुकड़े, कल बारिश बहा ले गई। और एक हल्की सी उम्मीद किसी के लौटने के इंतज़ार की, कल उसे भी बुझा गई। काफ़ी अरसे बाद फिर कल मुझ में ही बारिश हुई, और अब इस खाली दिल को इंतज़ार किसी और बारिश का है, इंतज़ार किसी और बारिश का है। मित्रों, ये तो दृश्य काव्य के माध्यम से आपने डॉक्टर अतुल पाटने जी को सुना, उनकी कविताओं को सुनी। मैं चाहूँगा कि पाटने जी स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक खुद पाटने जी से उनकी कविताओं को सुनकर आनंद उठाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूँगा कि पाटने जी अपनी चुनिंदा कुछ कविताएं थोड़ा 15-20 मिनट के लिए आप और जुड़ जाइए मंच के साथ में, और देखिए एक IAS अधिकारी की कविता कैसी होती है। आइए पाटने जी। धन्यवाद। लगभग ज़्यादा नहीं, 20 मिनट तक कुछ कविताओं का जितना उसमें हो सकता है मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरी विनती यह है कि इस 20 मिनट में थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। मोबाइल हो सके तो साइलेंट पे, और इन विचारों को, भावनाओं से ज़्यादा जो रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होगी कि वो विचार आप तक पहुँचें। और बहुत कम कविताएं होगी जो थोड़ी सी इश्क, मोहब्बत, गुलाब, इस प्रकार की भाषा होगी, लेकिन इनमें अधिकांश कविताएं जो है मेरे 25 साल के सर्विस के ही नहीं, उससे पहले के भी
सामाजिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करती हुई है। जो अनुभव हमने लिए, या जैसे आमटे साहब ये कह रहे थे, उन्होंने बोलने में सच्चाई बोली थी, शायद आपके पिताजी भी ऐसे ही रहे होंगे, इसलिए गरीबों के बारे में जानते हो। तो ये बात सच्चाई है। तो आईएएस एक नौकरी जो है वो उसके बाद आती है। तो एक आईएएस की नहीं, एक इंसान की कविता है, समझ के आप इसे सुन लीजिएगा। मेरी पहली कविता है कारवा। जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसी के बारे में है कि जहाँ हम अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा समर्पित कर दे रहे हैं और बाद में पता चलता है कि उसके भी पाँव मिट्टी के थे। हमें छला गया, हमारी भावनाओं को छला गया। और इसी पर, चाहे वो धर्म हो चाहे राजनीति हो, दोनों तरफ ऐसी बातें सामने आ रही है। और इसी पर एक कविता है कारवा की। माना कि ये सच है, माना कि ये सच है, आप अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर। माना कि ये सच है, आप अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। यस, इतना तो आपको सबको पता है। माना कि ये सच है, आप अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। मगर यह भी सच है, उन्हें भी तलाश थी गुलिस्तां के लिए सरजमी की। जिन्होंने आपके कारवा में शामिल होकर, एका पक्षाचा थवा बनत नाही, एका प्राण्याचा कळप बनत नाही, किसी एक प्राणी से झुंड नहीं बनता। उस कारवा में आपके साथ वो भी थे जिन्होंने आपको फॉलो किया। सो उन्हें भी तलाश थी गुलिस्तां के लिए सरजमी की, जहां उनका कारवा बसेगा और बस्ती भी आबाद होगी। उनकी तो बस्ती भी छूट गई और कारवा भी बिखर गया। उनकी तो बस्ती भी छूट गई और कारवां भी बिखर गया। आपको तो मिल गई आपकी मंजिल, आपको तो मिल गई आपकी मंजिल, मुबारक हो आपको आपका मकान। आपको तो मिल गई आपकी मंजिल, मुबारक हो आपको आपका मकान। मगर क्या कहोगे जो ढूंढ रहे अब तक रेगिस्तान में बिखरे कारवा के निशान। आपको तो मिल गई आपकी मंजिल, मुबारक हो आपको आपका मकान। मगर क्या कहोगे जो ढूंढ रहे अब तक रेगिस्तान में बिखरे कारवां के निशान। जिन्होंने बनाया था कारवां आपका, जिन्होंने बनाया था कारवां आपका, आप उनको ही भटकता छोड़ आए हैं। राजनीति की बिसात पर देखो कैसी कैसी छाप छोड़ आए हैं। और अंत में जो रहे गुजर थे आपके साथ, जो रहे गुजर थे आपके साथ, उन्हें ही गुमराह कर आए हैं। जिन्होंने आपको फॉलो किया, अनुयायी बने, उनको लगा कि इस कारवां में कहीं तो भी हमारी बस्ती बसेगी, उसमें उनके नेतृत्व के द्वारा जो छल हुआ है, उस पर ये 4 पंक्तियां आखिरी वाली इस कविता की जो है दाद चाहूंगा कि जो रहे गुजर थे आपके साथ, उन्हें ही गुमराह कर आए हैं। आपके घोंसले के खातिर उनका हर एक पेड़ काट आए हैं। आपके घोंसले के खातिर उनका हर एक पेड़ काट आए हैं। उसके बाद एक तपिश करके कविता है, थोड़ी हल्की हल्की जो तपिश होती है उस टाइप से है, लेकिन याद रखिएगा छोटी छोटी तपिश, थोड़ी थोड़ी तपिश जब कंटिन्यू रहती है तो वो आग से भी बड़ा काम करती है। और वो एक तपिश जो है आज के सामाजिक जो भाष्य उस पर है कि जला तो ज़रूर था मैं आग का शोला बनकर, जला तो ज़रूर था मैं आग का शोला बनकर, झुलसे मेरे अपने भी थे मेरी तपिश सहकर। मैं वो शाम सुहानी लेकर आया, मैं वो बात पुरानी लेकर आया। ये छोटी मोटी शेर है इस तपिश में, उसके बाद थोड़ा सा भारी हो जाएगा, इसलिए मैं ये हल्की फुल्की के बाद 2 कविताएं भारी सुना के फिर अंत कर दूंगा, समापन। कि मैं वो शाम सुहानी लेकर आया, मैं वो बात पुरानी लेकर आया। बातें जब जब उन शामों की होती है, अक्सर बातों बातों में ही शाम होती है।
तुम्हें मालूम है हमें मालूम है फिर भी बेमालूम बने रहते हैं। तुम्हें मालूम है हमें मालूम है फिर भी बेमालूम बने रहते हैं। चर्चे में जिक्र है दिल में फिक्र है फिर भी बेफिक्र बने रहते हैं। कांच की चूड़ियों का अब दौर नहीं है। कांच की चूड़ियों का अब दौर नहीं है। इसे हाट में बेचने का हमें हुनर नहीं है। कांच की चूड़ियों का अब दौर नहीं है। इसे हाट में बेचने का हमें हुनर नहीं है। क्या बेचे वो चूड़िया जिसमें खनक नहीं है और टूट भी जाए तो कोई कसक नहीं है। इसमें कुछ दोस्ती पर है कि काट रहा है जो गला मेरा वो दोस्त मेरा कितना भला है। काट रहा है जो गला मेरा वो दोस्त मेरा कितना भला है। देखो दोस्ती के खातिर उसने चिल्लाने को पूरा समय दिया है। कितने भी हो सितम मगर यह दिल दुआ ही दे रहा है। क्या अफसोस उन कांटों का जिन्हें हमने ही पाल रखा है। तुम बार बार यूँ बदल रहे हो मौसम की तरह। मैं उखड़ उजड़ रहा हूँ फसलों की तरह। आगे कि मुश्किलों ने जो उधड़ी पड़ते सबके ही हिसाब किताब थे। मुश्किलों ने जो उधड़ी पड़ते सबके ही हिसाब किताब थे। चेहरे भी हुए सब बेनकाब और नकाब भी बेहिसाब थे। सपनों ने मेरी नींद से अब यह जवाब मांगा है दोस्तों। सपनों ने मेरी नींद से अब यह जवाब मांगा है दोस्तों। कितना रोका है जगती आंखों ने इसका हिसाब मांगा है दोस्तों। और अंत में है कि बड़ी मुश्किल से भूलने का मैं हुनर सीख पाया हूँ। बड़ी मुश्किल से भूलने का मैं हुनर सीख पाया हूँ। तभी तो जिंदगी में लड़ने का मैं हौसला जुटा पाया हूँ। इसमें अभी जो माहौल है, हालांकि ये कविता का द्वितीय आवृत्ति, इतने याद रखें, मतलब हालांकि इस वर्तमान में और भूतकाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो मैं चुनाव वाले जो माहौल पे जो है एक कविता थी, और ये बहुत पहले लिखी हुई कविता थी, और इस कविता पे जो मेरे अनुभव है, अब आचार संहिता की बात हुई लेकिन खैर सत्य जो है वही बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मतलब IAS अधिकारी की किताब या कविताओं पर जो है प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा नहीं, आप वाह वाह भी कह सकते हैं, आप ताली भी बजा सकते हैं, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए वो ज़रूरी होगा। सो देखो भाई, देखो चुनाव आने वाला है कि सालों पहले शिलान्यास के काम शुरू होंगे। सालों पहले हुए शिलान्यास के काम शुरू होंगे। भूल गई जनता तो दोबारा शिलान्यास होंगे। रास्ते और पुलिया के गेट खोले जाएंगे। बचे हुए के घोषणा पत्र बन जाएंगे। आयाराम गयाराम की अब मार्केट खुलेगी। देश निष्ठा और पक्ष निष्ठा की चर्चा झड़ेगी। देखो भाई देखो, चुनाव आने वाला है। थैंक यू। MP MLA के भत्ते बढ़ने वाले हैं। बन चुके कानून फिर से बदलने वाले हैं। न्यायालय के फैसले बदलने वाले हैं। ना बन सके कानून के अध्यादेश आने वाले हैं। देखो भाई देखो, चुनाव आने वाले हैं। दलित, महिला, आदिवासी, किसान, मजदूर, अलग अलग घटकों को पैकेज मिलेगा। दलित, महिला, आदिवासी, किसान, मजदूर, अलग अलग घटकों को पैकेज मिलेगा। किसी को न्यूनतम फसल मूल्य मिलेगा। किसी को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर मिलेगी। वृद्धों के भी पेंशन में इजाफा होगा। रुका हुआ भत्ता भी अब लागू होगा। देखो भाई देखो, चुनाव आने वाला है। वो तारीफ कर रहे हैं। गली गली में अखिल भारतीय संगोष्ठी होगी। गली गली में अखिल भारतीय संगोष्ठी होगी। दही हांडी गणपति यात्रा और यात्रा पर सब्सिडी होगी। साहित्य सम्मेलन से लेकर शोक सभा तक, इफ्तार से लेकर रावण दहन तक, हर जगह अब नेताओं की हाजिरी लगेगी। देखो भाई देखो, चुनाव आने वाला है। अब स्पेशली चुनाव के बाद वाली बात है, लेकिन वो कभी कभी पहले भी आती है। आपने देखा होगा कि लड़ेंगे झगड़ेंगे वो अपने पक्ष के खातिर।
लड़ेंगे झगड़ेंगे वो अपने पक्ष की खातिर, फिर गले मिलेंगे वो देश के खातिर। लड़ेंगे झगड़ेंगे वो अपने पक्ष की खातिर, फिर गले मिलेंगे वो देश के खातिर। उनकी बातों में फिर कौन कौन आने वाला है, देखो भाई देखो, चुनाव आने वाला है। आपके बजट में पुतले आएंगे, महामंडल भी आएंगे। मैं शुरू में बोल रहा हूं ये 1-2 साल पहले की कविता है, लेकिन अब के बजट में पुतले आएंगे, महामंडल भी आएंगे, साथ में बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट, महामार्ग की भी बात होगी। आ जाए सत्ता में तो क्या क्या मिलेगा जनता को, इसका भी भरपूर सब जब भाग्य मिलेगा। देखो भाई देखो, चुनाव आने वाला है। अब बलात्कार और हत्याकांड जाति विशेष से भुनाएंगे। अब बलात्कार और हत्याकांड जाति विशेष से भुनाएंगे। आरक्षण के मोर्चे भी अचानक तेज हो जाएंगे। कई छूट-फूट पक्षों के अखिल भारतीय गठबंधन होंगे। चुनकर आए थे जो अपक्ष अब अपनी बोली लगाएंगे। काफी अजीब व गरीब मिलाप होने वाले हैं। देखो भाई देखो, चुनाव आने वाले हैं। और आखिरी जो है इस कविता का कि अब जाकर अस्पताल, स्कूल, पीने के पानी की बात होगी। अब जाकर अस्पताल, स्कूल, पीने के पानी की बात होगी। घटते शिक्षा स्तर, बढ़ते कुपोषण और मरते रुग्ण की चर्चा होगी। अब जाकर अस्पताल, स्कूल, पीने के पानी की बात होगी। घटते शिक्षा स्तर, बढ़ते कुपोषण और मरते रुग्ण की चर्चा होगी। पहले की सत्ता के श्वेत पत्र और अभी के पक्ष के विकास पुस्तक छपेंगे। कुछ एनजीओ और समाज सेवकों को अब पुरस्कार भी बटेंगे। और आखिरी 2 पंक्तियां कि पहली बार हुआ देश आजाद, ऐसा लगने वाला है। देखो भाई देखो, चुनाव आने वाला है। ये जो बात थी चुनाव की, जो आखिरी पंक्तियों पे मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था, उसकी वजह भी थी कि अभी जैसे देश आज़ाद हुआ, इस टाइप से जो कुछ कमिटमेंट किए जाते हैं उस पर ये था। और इसी आज़ादी पर जो है हमने जो कविता थी कि तुम मुझे आज़ादी दो, वो भी उसी पे है। जी, कि जो आज़ादी चुनाव के माध्यम से अभी भी नहीं मिली टाइप के घोषणा पत्र अगर इतने साल बाद आ रहे हैं, तो वो आज़ादी कौन सी उम्मीद कर रहे थे। इस पर एक कविता थी कि तुम मुझे आज़ादी दो, और जब हम कहते कि तुम मुझे खून दो, तो उसके आगे की पंक्तियां हमें पता होती है कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यही कविता का थोड़ा व्यंग और कटाक्ष के रूप में है कि तुम मुझे आज़ादी दो। और ध्यान दीजिएगा, इस कविता के इन शब्दों को ही बीच बीच में बार बार इसमें डालकर जो आशय देने का मेरा प्रयास है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ब्रिटिशों की गिरफ्त से आज़ादी का था वादा, हमने भी तो खून देकर किया था यही इरादा। उसी आज़ादी की खोज है, तलाश अभी भी जारी है। उसी आज़ादी की खोज है, तलाश अभी भी जारी है। गिरेबां पर पड़े हाथ ब्रिटिशों के भर बदल गए, गुलामी के जू नीचे जानवर बने रह गए। सत्ता के पाटों में पीस रही, दुख दर्द से है सिसक रही। आम जनता ये कह रही, तुम मुझे आज़ादी दो, खून तो मेरा ले चुके हो। थैंक यू। ये कैसी आज़ादी है कि आज़ादी जो फाइलों में पड़ी है, कतारों में खड़ी है, गरीबी से झिझकती है, रईसी में उंडेलती है, नियमों में उलझती, फिर वजनों से सुलझती है। आज़ादी जो फाइलों में पड़ी है, कतारों में खड़ी है, गरीबी से झिझकती है, रईसी में उंडेलती है, नियमों में उलझती है, फिर वजनों से सुलझती है, मॉल में झलकती है, झोपड़ी में ठिठकती है, क्लब में थिरकती है, खेती में सियरती है, चुनाव में बहती है, बाद में खिसकती है। आज़ादी सच्चाई में मृगमरीचिका हो गई। जनता की यह मांग आसमां को चीर गई, तुम मुझे आज़ादी दो, खून तो मेरा ले चुके हो।
आज़ादी कैसी चाहिए कि 2 वक्त का खाना दिला दे, नंगे तन को कपड़ों से ढक दे। आज़ादी जो 2 वक्त का खाना दिला दे, नंगे तन को कपड़ों से ढक दे, बारिश धूप में छत दिला दे, अपाहिज को सहारा मिला दे, दुर्बलों का हाथ थमा दे, दुर्जनों के हाथ कटा दे, कोर्ट की सुनवाई जल्द करा दे, पुलिस से हमारा भय छुड़ा दे, और कुछ नहीं है मांग हमारी, बस इतनी सी इल्तजा है, अब तो हमें आज़ादी दे दो। खून तो सारा ही ले चुके हो, खून तो सारा ही ले चुके हो। अब किसान जो है उस पर एक कविता जो है मैं पेश करना चाहूँगा। डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था और RKVY के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट देखता हुआ बुंदेलखंड से लेके कर्नाटक बॉर्डर या महाराष्ट्र जहाँ देखा किसानों की कोई जात नहीं है, वो सारे देश में किसान एक जैसा ही है, जिसकी दरिद्रता उसकी जो समस्याएं हैं वो अलग अलग मायने में है, लेकिन किसान किसान ही है। और उसकी समस्या पर जो है हमने उस समय भी देखा था कि अलग अलग पैकेज बने। मैं अभी उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, समय की कमी है हाल की। कि क्या चाहता है किसान फिर कि कोई किसान रोकेगा नहीं, कीजिए शॉपिंग मॉल में, कोई किसान रोकेगा नहीं, कीजिए शॉपिंग मॉल में या डिनर कैंडल लाइट में, ना चाहिए पब में, PIA क्लब में, देखिए फिल्म मल्टीप्लेक्स में और बाटो पैसे टिप में, कोई किसान जलेगा नहीं। लड़िए वेतन भत्ते बढ़ाने को कोई किसान टोकेगा नहीं। बस दुखता है किसान को जब चुपता है आपको 20 रुपए ज्यादा देना मेहनत के उसके प्याज को, और रोता है वो दिन रात जब सस्ती हो चुकी फसल लौटता है रास्ते में उंडेल कर बाजार मंडी से वो खाली हाथ। और ऐसे में नहीं देता कोई साथ, गिरते भावों से इन बिखरते किसानों का, फसलों के बावजूद बिलखते किसानों का। अकाल क्या है, आता जाता रहेगा। अकाल क्या है, आता जाता रहेगा। काल मगर दोबारा लौटेगा नहीं। मर गया अगर किसान एक बार, दोबारा जीवित कर पाओगे नहीं। खेती ही जिसका पूजा स्थल हो और फसलों में देखे भगवान, दुनिया का है जो अन्नदाता, ऐसा क्या चाहता है किसान। ऑल ओवर इंडिया अगर देखे जाए तो जो सारी भावनाएं मेरे अनुभव से वो इसी में है आखिरी में, कि कुछ उम्मीदों की पतवार, कुछ प्यार का भिगापन, कुछ उम्मीदों की पतवार, कुछ प्यार का भिगापन, कुछ नजरों में सम्मान और व्यवहार में अपनापन। सूखती फसलों में मदद का सिंचन हो, उजड़ती खेती में प्यार का बंधन हो, गिरते टूटते भावों में अपनों का साथ हो, अकाल से उभरने शासन का हाथ हो, उजड़ चुके संसार को बसाने का वादा हो, बिखरे हुए सपनों को जोड़ने का इरादा हो। किसान ही तो है, भगवान नहीं है। टूट चुका है अगर तो जोड़ने की बात हो, और इससे अलग भला क्या चाहता है किसान, और अलग इससे भला क्या चाहता है किसान। तो थोड़ा सा बोझिल हो रहा था, तो एक कविता है बार बार वाली, जो इसमें मैं थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा हल्का, क्योंकि अभी एंड के तरफ जा रहे हैं, तो 2 कविता एंड कर के पहले थोड़ी मैं चाहूँगा हल्की फुल्की हो जाए। कि बार बार कि वैसे तो इश्क वगैरह मोहब्बत काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों के नसीब में ये चीज़ बहुत बार बार भी आ सकती है, तो उस पर एक हल्का फुल्का है कि बार बार की पहले एक बार फिर कई बार हुई, पहले एक बार फिर कई बार हुई, मोहब्बत में तो हार मेरी बार बार हुई। शिकायत तो हर बात की मेरी बार बार हुई, बात भी मेरी वफा की हमेशा उसके बाद हुई। यूँ हमारे जहन में तो वो कब की हमारी यार हुई, मन ही मन में सब कुछ हो गया था कि यूँ हमारे जहन में तो वो कब की हमारी यार हुई, जब तक जाना हमने वो किसी और का प्यार हुई। मना लेते थे दिल को मगर बात दिल के आर पार हुई। मुझे लगता है आप वो बहुत गंभीरता से, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि एक कविता बीच में डाल के हल्का फुल्का है कि मना लेते थे दिल को मगर बात दिल के आर पार हुई, कैसे सहे जब शादी भी उसकी इसी गली के पार हुई।
दिल ने जो लगा रखी थी उम्मीद वो तार तार हुई। दिल ने जो लगा रखी थी उम्मीद वो तार तार हुई, पर गम हमें इस बात का कि यह बात लगातार हुई। हर बार मोहब्बत में शुरुआत तो शानदार हुई, हर बार मोहब्बत में शुरुआत तो शानदार हुई, मगर जीता वही जिसकी हथेली मालदार हुई। करूंगा ना दोबारा मोहब्बत ऐसी कसम कई बार हुई, करूंगा न दोबारा मोहब्बत ऐसी कसम कई बार हुई, मगर दिल ने की बगावत और ये गलती हर बार हुई। और लास्ट में है कि एक नहीं दो नहीं ये गलती कई बार हुई, एक नहीं दो नहीं ये गलती कई बार हुई, मोहब्बत हमसे सीखो पता नहीं कितने बार हुई, पता नहीं। पिछले कोरोना समय पे ही ये कल उनकी थी दिवाली लिखी गई थी, और उसके बाद एक घटनाएं जो कुछ घटनाएं ऐसी होती रही जो मतलब काफ़ी दिल को ठेस पहुंचाने वाली थी। और उस पर जब मैं सोचता हूं कि कुछ नज़दीकी लोगों की भी बातें थी उसमें कि कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, नहीं हुआ आत्महत्या कर रहा है, जो आईआईटी पहुंच गया वो भी आत्महत्या कर रहा है, किसी ने बोला कि मोबाइल मत रखो तो आत्महत्या कर रहा है, किसी को कुछ बोल दिया। मतलब जीवन को, जैसे अभी यहाँ पर जो स्टेज पर है ये जानते हैं, मतलब हमारे तरफ ना ये ऐसे चीज़ें नहीं थी, मतलब दो कनपट में पड़ जाए तो आदमी होश में आ जाता था। लेकिन आजकल बच्चों को कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रेस है उनको, थोड़ा सा प्रॉब्लेम है उनको, हायपर हो जाते। तर आपल्या काळात असं काही रोग नव्हते आपल्या काळामध्ये, आपल्या वेळेस सहजपणे आपण पुढे चालला जात होतो। तो वही एक था कि यूं न मिटाओ जीवन को, तुम जीवन को इतना आसान मत समझिएगा। वही इसमें है कि पाए, और स्पेशली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कूड़ा घर में डाली हुई कोई दुर्बल मनस या विकलांग या अपाहिज लड़की जिसके जीवन में अगर वो चीज़ हो सकती है जो शंकर बाबा जी ला सकते हैं, तो जीवन का आशय कितना बड़ा है। वो जीवन को यूँ व्यर्थ नहीं दाना चाहिए। अगर किसी भालू के अटैक में कभी लगेगा भी नहीं कि आदमी बच सकता है, लेकिन वहाँ पर देवदूत के जैसे जो है आमटे साहब है, और वहाँ पे मेरे कहते 32 या 105 कुछ टीचर्स लगने के बाद जो है वो आदमी बच जाता है। तो एक तरफ से आदमी किसी जिंदगी को बचाने में अपने जीवन को समर्पित कर रहा है, और दूसरी तरफ लोग जो है अच्छा मोबाईल घेतला मी आत्महत्या, तो असं केलं मी उडी मारतो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसी पे था कि पाए हो जब जन्म यहाँ तो उसका पूरा स्वाद चखो, अवसादों से बचने दोस्तों बेपरवाही थोड़ी जमा रखो। निराशा, अवसाद या हो हताशा जीवन का यह स्थायी भाव नहीं। निराशा, अवसाद या हो हताशा जीवन का यह स्थायी भाव नहीं। मिटा दो यूं ही तुम जीवन अपना, किसी दुख का ऐसा मोल नहीं। रात, दिन या अंधेरा उजाला ऐसा कभी कुछ भेद नहीं। दिन के उजाले में भी भला चांदनी बिखरी देखोगे कहीं। रात, दिन या अंधेरा उजाला ऐसा कभी कोई भेद नहीं। दिन के उजाले में भी भला चांदनी बिखरे देखोगे कहीं। शमशान में जलती चिताओं को कोई जगमगाहट नहीं समझता। ये जो नकली वाली खुशियाँ है उसको कोई मतलब नहीं है कि शमशान में जलती चिताओं को कोई जगमगाहट समझता नहीं, और आत्महत्या करने वालों को विजेता तो कभी कोई कहता नहीं। तपता है लोहा तो औजार मिलते हैं, पिघलता है सोना तो गहने मिलते हैं। तपता है लोहा तो औजार मिलते हैं, पिघलता है सोना तो गहने मिलते हैं। नो कोसना उस भट्टी की आंख को निखर कर जिससे इंसान निकलते हैं। जन्म लेना, प्राण छोड़ना जीवन का कतई अर्थ नहीं। सिर्फ जिंदा है, सांस चल रही है, खत्म हो गई, मर गई, ये जीवन नहीं है। कि जन्म लेना, प्राण छोड़ना जीवन का कतई अर्थ नहीं। जन्म को जो सार्थक करे जीवन का सच्चा अर्थ वही। यूं न मिटाओ अपने जीवन को तुम, किसी को भी इससे सरोकार नहीं। तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूं न मिटाओ अपने जीवन को तुम, किसी को भी इससे सरोकार नहीं। लड़ाई तुम्हारी है ये जिंदगी की, मिलेगा तुम्हें कोई पैरवीगार नहीं। मानो रंगोली में रंग भरना जीवन खेल का यह अंग है। जीवन की एक रंगोली जैसा है जिसमें रंग भरने की जिम्मेदारी आपको दी है।
कि मानो रंगोली में रंग भरना जीवन खेल का यह अंग है, छोड़ दो अगर इसे बीच में तो खेल का यह शर्त भंग है। कई इनकार के बाद जैसे मिले इकरार की बात और है, कड़े संघर्ष के बाद मिले जीत तो उसके जश्न का मजा और है। मजा और है कि हार हार कर भी गरना हार मानोगे। आखिरी में ये है कि अगर किसी तक ये कविता का मैसेज पहुंच जाए, कुछ उसको प्रेरणा रहे, गले में फंदा लटकाने के पहले शायद इस बात को सोच ले कि हार हार कर भी गरना हार मानोगे, कल जीत की भी हार गले पहनोगे। आंखों से आज दुख के आंसू बहेंगे, कल उसी से आंसू खुशी के आंसू छलकेंगे। जब टूट कर बिखर जाओ और मौत जिंदगी से प्यारी पाओ, बस थोड़ा उस समय रुक जाओ। जब टूटकर बिखर जाओ और मौत जिंदगी से प्यारी पाओ, बस थोड़ा उस समय रुक जाओ। मन में कुछ अच्छे विचार लाओ, मौत जब आनी है आने दो उसको, तब तक कहना जीना है मुझको, तब तक कहना जीना है मुझको। और ये आखिरी कविता इस कार्यक्रम की कि ये जीना जो है उसमें आप आसानी से जी सकते हैं अगर आपके पास जीने की वजह है, सपने हैं। उसी पर है कि मैं सपने बेचता हूँ। इस काव्य संग्रह का आज का ये आखिरी कविता होगी। और ये सपने जो है अगर किसी के सपनों में सजा सके तो शायद जीवन का कोई मतलब उसे समझ में आ सकता है कि मैं सपने बेचता हूँ। सूरज की तपिश है, चांद की शीतलता, बागान की खुशबू और नदी की निर्मलता। सूरज की तपिश है, चांद की शीतलता, बागान की खुशबू और नदी की निर्मलता। मैं हर बात रखता हूं, मैं सपने बेचता हूं, खरीदोगे? ठंडी में गर्मी, गर्मी में बारिश का, ठंड में गर्मी, गर्मी में बारिश का, बारिश में धूप और धूप में छांव का मैं सपने बेचता हूं, खरीदोगे? बेकारों को नौकरी, कंवारों को छोकरी, बेकारों को नौकरी, कंवारों को छोकरी, नौकरी वालों को भत्ता और नेताओं को सत्ता, मैं सपने बेचता हूं, खरीदोगे? भूखों को दावत का, बीमार को सेहत का, भूखों को दावत का, बीमार को सेहत का, झोपड़ी को बंगले का, शत्रु को हमले का, मैं सपने बेचता हूं, खरीदोगे? किसानों को फसल, भक्तों को मन्नत, किसानों को फसल, भक्तों को मन्नत, डूबतों को साहिल और मरतों को जन्नत। किसानों को फसल, भक्तों को मन्नत, किसानों को फसल, भक्तों को मन्नत, डूबतों को साहिल और मरतों को जन्नत, मैं सपने बेचता हूं, खरीदोगे? सपने ही तो है, बताओ क्या दोगे? सपने ही तो है, बताओ क्या दोगे? मैं सपने दूंगा तो क्या नींद लोगे? सपने ही तो है, बताओ क्या दोगे? मैं सपने दूंगा तो क्या नींद लोगे? उड़ चुकी है जो आंखों से, सपनों के लिए ला सकोगे? उड़ चुकी है जो आंखों से, सपनों के लिए ला सकोगे? मैं सपने बेचता हूं, मैं कौन हूं? कौन बेचता है? कहां से आता हूं? मैं सपने बेचता हूं, मैं कौन हूं? कौन बेचता है? कहां से आता हूं? मैं आपका ही वक्त हूं। कभी अच्छा तो कभी बुरा हूं, कभी कम तो कभी खाली पड़ा हूं। दिखाने मंजिल राह में खड़ा हूं, जो नहीं है उसके सपने दिखाता हूं। भविष्य का मैं आईना दिखाता हूं। मैं आपका ही वक्त हूं। कभी न उतारना सपने अपनी आंखों से, वक्त बनते बिगड़ते समय नहीं लगता। कभी न उतारना सपने अपनी आंखों से, वक्त बनते बिगड़ते समय नहीं लगता। रहो अटल और करो अगर मेहनत दिल से, तो सपना कभी कोई अधूरा नहीं रहता। तो सपना कभी कोई अधूरा नहीं रहता। 3 मिनट दिख रहे तो मैं भी सोच रहा हूँ एक लालची कवि के जैसे एक कविता करके, जब तक वो तैयारी कर लेंगे, कि
उन्होंने कहा, चलो इससे एंड कर लेते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ठीक रहेगा, जाते वक्त कुछ आवाज़ गूंजती रहेगी मेरे विचारों की, ऐसा लगता है। और यह कविता के साथ इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं समय के हिसाब से जल्दी जल्दी कविताएं ख़त्म कर सकूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके साथ आज जो आप सब लोग आए, मेरे स्कूल के बैचमेट्स आए हैं, मेरे कॉलेज के बैचमेट्स आए हैं, मेरे साथ मेरे सर्विस में जो काम कर रहे हैं वो मेरे सहकारी आए हैं। ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर और वकील की तरफ न जाना, लेकिन दुर्भाग्य भाग्य जो भी हो, लेकिन अच्छे रिश्ते अच्छे लोगों के साथ मिले। डॉक्टर बोधनकर जी है, पत्रकारों से दूर रखना बोले, लेकिन आज देखिए मेरे प्यार में इतने मित्र हैं कि सब लोग यहाँ आ गए। ये जो बातें हैं, इन बातों से ही मेरी इच्छा थी कि नागपुर में ये काव्य सम्मेलन करे, अपना कार्यक्रम करे विमोचन का। फिर मेरे मोहल्ले के लोग भी आए हैं, तो एक रहता है लोगों को कि उनके सामने कुछ पेश करे जिनके सामने अपना कोई वजूद या कोई अस्तित्व उनकी जानकारी हो। ये आखिरी कविता थोड़ी सी सीरियस होगी, लेकिन मैं एंड किसी कारणवश यहीं पे करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा। अब ये कविता जो है, जो पहले वाली दो राजकीय आशय की थी उसी का है, लेकिन आखिरी कविता के रूप में थोड़ा झेल लो, समझ लो, लेकिन इंटरेस्ट हो तो प्यार से ध्यान से भी सुन सकते हैं आप इसे। देश की आज़ादी के बाद कई सारे प्रॉमिसेस मिले, कई सारे वचन की आश्वासन मिले, कुछ कुछ हुआ और हम उनके इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी को बुनते हुए चले गए। और फिर जैसे कि शुरू की दो कविताएं रखी थी कि भी जैसे जैसे अभी आज़ाद हुआ देश, इस टाइप से अवस्था है कई जगह पर, तो उसी पे है कि उन्होंने कहा। अब उन्होंने मतलब कौन, आप समझ लेंगे। उन्होंने कहा देश की आज़ादी के लिए यह बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा देश की आज़ादी के लिए यह बहुत ज़रूरी है, हमने सब कुछ सौंप दिया। खून मांगा, खून दे दिया, जान मांगी, जान दे दी, देश की आज़ादी के लिए। इन शब्दों को आप समझने की कुछ, खून जान ये सब आपको पता है कि उन्होंने कहा देश की आज़ादी के लिए यह बहुत ज़रूरी है, हमने सब कुछ सौंप दिया। खून मांगा, खून दिया, जान मांगी, जान दे दी। फिर उन्होंने कहा देश के निर्माण के लिए सारे प्रकल्प ज़रूरी है। सौंप अपने खेत ज़मीन हम दूर जाकर बस गए कि भाई डैम बनाना, ये ठीक है, ओके, ये चाहिए, ओके, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ओके, जो चाहिए, कि देश के निर्माण के लिए सारे प्रकल्प जरूरी है। सौंप अपने खेत जमीन हम दूर जाकर बस गए, छोटा सा मुआवजा लेकर आंसू पीकर रह गए। फिर उन्होंने कहा देश की रक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। फिर उन्होंने कहा देश की रक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है, हमने अपने बच्चे सीमा पर भेज दिए, हफ्ते का उपवास धर लिए। शायद हफ्ते का उपवास बाकी लोग अच्छे से जानते हैं, देश में जो चालू हुआ जय जवान जय किसान के समय कि फिर उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए भी जरूरी है, हमने बच्चे सीमा पर भेज दिए, हफ्ते का उपवास धर लिए, जय जवान जय किसान के नारे भी हमने जड़ दिए। फिर उन्होंने कहा देश के विकास के लिए भी खुद ही जरूरी है। फिर उन्होंने कहा देश के विकास के लिए भी खुद ही जरूरी है, हम उनकी बात मान लिए। उन्होंने कहा देश के विकास के लिए वे खुद ही जरूरी है, हम उनकी बात मान लिए, वो हमको बांटते चले गए, हम बढ़ते बढ़ते बढ़ गए, वो सारा मलिदा चढ़ गए। थैंक यू। आखिरी कविता पे कम से कम सीरियस होने के बावजूद आप एंजॉय कीजिएगा कि कोई अब कहता है मंदिर और मस्जिद जरूरी है, कोई अब कहता है कि मंदिर और मस्जिद ज़रूरी है, हम धर्म के नाम पर बढ़ गए, दंगे फसाद के बाद अभी गली मोहल्ले भी बढ़ गए। कोई कहता है अपना कानून भी अलग ज़रूरी है, तो कोई कहता है अपना देश भी अलग ज़रूरी है। तो संविधान को भी लेकर हम अलग अलग बढ़ गए, लेकर झंडा अपना अपना आपस में लड़कर मर गए। इंसान वो जितना कद था अपना, जानवर से भी बौने बने रह गए। कोई जात धर्म में बढ़ गए, कोई भाषा पंथ में बढ़ गए,
कोई जात धर्म में बढ़ गए, कोई भाषा पंथ में बढ़ गए, कई राज्य भी देश में बढ़ गए, भाईचारे भी सारे अब हट गए। अलगाव की धारा ऐसी चली कि दीवारें खड़ी हुई गली गली, गांव शहर की तो बातें ही क्या, मोहल्ले मोहल्ले भी अब बढ़ गए। दंगे फसाद के बाद यहां पर पड़ोसी पड़ोसी से भी लुट गए। वे कहते हैं कि पूछो मत देश ने तुमको क्या दिया। वे मतलब आप समझ गए अभी। वे कहते पूछो मत देश ने तुमको क्या दिया, ये बताओ देश के वास्ते आप लोगों ने क्या दिया। वे कहते हैं पूछो मत देश ने तुमको क्या दिया, ये बताओ देश के वास्ते आप लोगों ने क्या दिया। लुटाकर देश पर हम सब कुछ, अब हम ही बेगाने हो गए। जो लूट खसोट कर बड़े हुए वे सच्चे देशभक्त बन गए। देशभक्ति के जुमले उन्होंने तोते जैसे रट लिए। देशभक्ति के जुमले उन्होंने तोते जैसे ही रट लिए। कर दिखाने का समय आया तो बहाने बनाकर कट लिए। देशभक्ति के भाषणों से अब सब चट जाते हैं। सवाल करोगे मगर इस पर तो भरे बाजार पिट जाते हैं। सवाल करोगे मगर इस पर तो भरे बाजार पिट जाते हैं। और कम पड़े जब नशा उसका तो 2 अक्टूबर के बूस्टर आते हैं। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर मैं खुद ही झंडा लहरा लेता हूं। ये बहुत ज़्यादा मुझे वो एक है ना कि तुम इतना जो मुस्करा रही हो क्या गम है, मुझे जो हदें पार हो गई है। तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर मैं खुद ही झंडा लहरा लेता हूं और ड्राई डे के ही पहले दिन कुछ शराब ला के रखता हूं। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर मैं खुद ही झंडा लहरा लेता हूं और ड्राई डे के पहले ही दिन कुछ शराब लाकर रखता हूं। झूठी देशभक्ति का नशा उतारने ये इंतजाम भी कर रखता हूं। देशभक्ति के गीत पहले दिन रात सुनाए जाते थे और सांस्कृतिक संध्या पर सिर्फ भजन गाए जाते थे। अब इन दिनों में तो मॉल सजाए जाते हैं और थिएटरों में फिल्मों के रिलीज रखे जाते हैं। हिल स्टेशन पर जत्थों के जत्थे देखे जाते हैं और दूसरे दिन कचरे में वो तिरंगे फेंके जाते हैं। वे अब कुछ भी कहे मैं ध्यान नहीं देता। वे अब कुछ भी कहे मैं ध्यान नहीं देता। उनकी किसी भी बात को दिल पे नहीं लेता। वे अब कुछ भी कहे मैं ध्यान नहीं देता। उनकी किसी भी बात को दिल पे नहीं लेता। आज़ादी के पर्व को मैं यूं ही मना लेता हूँ। शाम को विदेशी से जाम बना लेता हूँ। नेटफ्लिक्स पर अंग्रेजी कोई मूवी देख लेता हूँ। अंग्रेज़ों की दी हुई CPC, CRPC, IPC देख जब उठती है कसक सी, एक और जाम चढ़ा लेता हूँ। देश के ऐसे हालातों पर मैं शोक मना लेता हूँ। दर्द भरे नगमों की फिर मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ। और अंत में कि वे अब क्या कहते हैं अनसुना कर देता हूँ। वे अब क्या कहते हैं अनसुना कर देता हूं। देश के राष्ट्रीय त्योहार अब अकेले ही मना लेता हूं। वे अब क्या कहते हैं अनसुना कर देता हूं। देश के राष्ट्रीय त्योहार अब अकेले ही मना लेता हूं। देश के संविधान को दिल से लगा लेता हूं और दिल से मेरे देश के लिए भगवान से दुआ मांग लेता हूं। भगवान से दुआ मांग। थैंक यू। ओके। वे अब क्या कहते हैं अनसुना कर देता हूं। वे अब क्या कहते हैं अनसुना कर देता हूं। देश के राष्ट्रीय त्योहार अब अकेले ही मना लेता हूं। देश के संविधान को दिल से लगा लेता हूं और दिल से मेरे देश के लिए भगवान से दुआ मांग लेता हूं। भगवान से दुआ मांग लेता हूं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। अंतिम पंक्ति की बहुत बढ़िया तृप्त करने वाली कविताएं, श्रोतागण भी तृप्त हुए। बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली। पुस्तक रूप में भी उपलब्ध है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, हालांकि ये सारी कविताएं यूट्यूब पे और ई-बुक पर अवेलेबल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पुस्तक खरीद कर आप पढ़ें, क्योंकि पुस्तक खरीदने के बाद में
जो राशि आएंगी वो बड़े शुभ कार्य के लिए जाने वाली हैं। एक तो सबसे पहले एक आभार प्रश्न दायित्व, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज और अभी श्री अतुल पाटने द्वारा एक राशि अनुदानित की जाने वाली है डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे जी के लोक बिरादरी प्रकल्प भामरागढ़ गढ़चिरौली को। और भी बहुत योजनाएं हैं प्रकाश आमटे ये पाटने साहब की। मैं चाहूँगा कि हम लोग अधिक से अधिक उसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें किताब खरीदने के रूप में। आदरणीय पापड़कर जी, आप यहाँ पे आए, अध्यक्ष के रूप में आपने अपना दायित्व निभाया, हम आपके आभारी हैं। उसी प्रकार प्रकाश आमटे जी, डॉक्टर मंदाकिनी आमटे जी और आप तमाम लोगों के भी हम आभारी हैं। एक राशि 50,000 की पाटने जी समर्पित कर रहे हैं पापड़कर जी को और आमटे जी। मित्रों, इसी के साथ में आज का यह लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।